नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो मेरे भी देखे होंगे और भी देखे होंगे, या कहीं आपने बहुत सारा स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, जॉइंट पेन, साइटिका, आर्थराइटिस के बारे में बहुत सारा लोगों ने पढ़ा होगा। तो दोस्तों, आज कोई भी अगर इसकी जितना भी L4, L5, S1 या सर्वाइकल से संबंधित, यानी कि जितना भी आपको बॉडी पेन है कहीं भी है या मसल पेन है, तो इसके बारे में मैं आपको टोटल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूँ। और हालांकि मैंने इसको वीडियो को बहुत शॉर्टकट बनाने की कोशिश की है, पर लंबा जाएगा। और दोस्तों, जब तक आप इस चीज़ को नहीं जानेंगे, जब तक आप इस चीज़ को नहीं सीखेंगे, तब तक आप चाहे जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लीजिए, जितना मर्जी आप योगा अभ्यास कर लीजिए, तब तक आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं कि ये चीज़ खा लो 2 मिनट में आराम हो जाएगा, और वो वीडियो आपने देखा होगा कि वायरल होते हैं। जैसे मैं अगर इस वीडियो के अंदर टाइटल दे दूं कि ये चीज़ लगा लो, आपको 1 घंटे में आराम, तो दोस्तों लोग ऐसा वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वास्तव में उसके अंदर कितनी गहराई होती है, कितनी सच्चाई होती है, वो आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों, मैं सभी को ये चाहता हूँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, और इस वीडियो के अंदर जितनी जानकारी है, अगर कोई देखना चाहे तो पूरा देखें, अन्यथा देखें नहीं। क्योंकि पूरा नहीं देखेंगे तो किसी चीज़ को आप स्किप मार के देखेंगे इस वीडियो को, आपको कोई पता नहीं लगेगा, कुछ भी आपके पल्ले हासिल नहीं होगा। तो मेरा सभी से ये निवेदन रहेगा कि जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जब कभी मैं ये वीडियो डालूं, चाहे वो जॉइंट पेन हो, चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे वो आपका L4, L5, S1 या सर्वाइकल से संबंधित, या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या जॉइंट पेन से किसी से भी रिलेटेड हो, तो उसे आप ज़रूर देखें। क्योंकि जो मेरे वीडियो होते हैं, मैं कुछ ना कुछ जो मेरे को फ़ोन कॉलिंग होती है या व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, उसके ज़रिए मैं कुछ ना कुछ नया हर आदमी के लिए डालता रहता हूँ। तो पहले तो सबसे पहले चलता हूँ कि हमारे जो एक शारीरिक संरचना है, जो हमारे L4, L5 की या साइटिका की, हमें दिक्कत क्यों होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं पकड़ेंगे, तब तक आपका रोग ज्यों का त्यों बना रहेगा, चाहे वो शुरुआती स्टेज में हो, चाहे वो क्रॉनिक हो। अगर शुरुआती स्टेज है तो धीरे धीरे वो रोग जो है पक्का होता जाता है, उसकी जड़ें जो हैं वो मजबूत होती जाती हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि वीडियो के अंदर टाइटल जो है, कई बार ऐसा टाइटल होता है कि जिसको एकदम आदमी की नज़र पड़ती है, उस टाइटल से इम्प्रेस हो जाता है, और इम्प्रेस होने के बाद उसको देखता ज़रूर है थोड़ा बहुत। लेकिन मेरे वीडियो के अंदर टाइटल चाहे जैसा भी आए, चाहे वो भड़कीला हो या कुछ सस्पेंस वाला हो, इस चीज़ को आप ना देखें। आप देखें कि जब भी मेरा वीडियो आए, उसे आप देखें और पूरा देखें। दोस्तों, सबसे पहले अब मैं यही गुजारिश करूंगा अपने सभी माता बहनों भाइयों को कि इस वीडियो को आप अभी से पूरा देखना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले पकड़ूंगा मैं मोटा मोटा कि हमारे शरीर में 700 सिराएँ होती हैं और 40 मुखियाँ होती हैं, और स्नायु जो होती हैं वो 900 होती हैं, धमनी जो होती हैं वो 24 होती हैं। अब चलता हूँ दोस्तों, और कंडराएँ जो होती हैं, कंडरा, इसका मैं बाद में आपको पूरा विवेचन करके बताऊंगा। कंडरा होती हैं 16। और अब चलता हूँ दोस्तों धमनियों के ऊपर। दोस्तों, हमारे शरीर में एक बहुत ही बड़ा जो
एक हमारे शरीर का बहुत ही केंद्र बिंदु है, वो है नाभि। अब आप सोचेंगे कि नाभि का डिस्क प्रॉब्लम से या हमारी सर्वाइकल से या हमारे गठिया से या हमारी कब्ज से, हमारी शुगर से कैसे रिलेटेड हो सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही गहराई वाली बातें हैं। जिन लोगों को अच्छी लगे, सुनना चाहें, वो पूरा सुने। तो अब ये धमनियाँ जो हैं हमारे शरीर में, धमनियाँ कहाँ से निकलती हैं, ये बहुत बड़ा विचित्र प्रश्न है। दोस्तों, धमनियाँ हमारे शरीर से नाभि से निकलती हैं और ये 24 होती हैं। 10 जो धमनियाँ हैं वो हमारे नाभि से ऊपर की ओर निकलती हैं। और इनसे क्या क्या होता है, हमें धमनियाँ से क्या क्या होता है या क्या क्या चीज़ों का इसके अंदर रोल होता है। नंबर 1, शब्द। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ निकल रही है, बहुत सारे लोगों की आवाज़ चली जाती है। कारण जिस बीमारी से या जिस अंग से कोई चीज़ खराब हो जाए या ख़त्म हो जाए, जैसे आवाज़ ना आए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनकी मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, गूंगे हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा लंबा विषय हो जाएगा कि कौन सी धमनी जो है वो किस अंग से रिलेटेड होती है, वो क्या क्या कार्य करती है। लेकिन ये जो 10 नाभि से ऊपर की ओर जाने वाली ध्वनियाँ हैं, मैं उनके कार्य बता रहा हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, श्वास प्रश्वास, झुमाई लेना, छींक मारना, हंसी, बोलना और गीत गाना। ये उन ध्वनियों के ही कारण होता है। वो ध्वनियाँ ही उस कार्य को करवाती हैं या जिसको करने में वो सक्षम है। जैसे अगर हम शब्द के क्या होता है, शब्द से हम सुनते हैं। अगर आवाज़ कहीं से आती है तो हमें सुनाई देता है। अगर हमें छूता है कोई तो हमें पता लग जाता है। ये एक ज्ञान की इनको नाड़ियाँ बोल सकते हैं। तो जैसे रस, कोई चीज़ पी रहे हैं तो उसका हमें स्वाद का पता चलता है, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, तीखा है। और सूंघने की शक्ति नाक से होती है, वो भी इन्हीं 10 में से कुछ धमनियों का कार्य होता है। ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये भी धमनियों का कारण होता है। तो कुल मिलाकर के ये हमारी धमनियों के ही जरिए होता है। अब चलता हूँ, 10 जो हैं वो हमारे नाभि से नीचे की ओर जाती हैं। तो उनका जो कार्य है वो क्या होता है, अब मैं जोड़ता हूँ आपके सभी इन रोगों से। कृपया इस वीडियो में बने रहें। 10 धमनियाँ जो हमारे नाभि से नीचे की ओर निकलती हैं, उनका क्या कार्य है। उनका कार्य है जैसे हमारे नाभि से ऊपर वाली वायु जो है उसे नीचे ले जाना। ठीक। दूसरा, मूत्र। जैसे हम मूत्र विसर्जन करते हैं, जैसे हमें पेशाब आना होता है तो हमें सेंस होती है कि हमें पेशाब आ रहा है। तो उसके बाद आता है पखाना, लैट्रिन जिसको बोलते हैं, मल त्यागना जिसको कहते हैं। शुक्र, वो भी इसी का कारण होता है। और स्त्रियां जो के अंदर जो रज की ये होता है, वो भी जैसे महीना आता है किसी को, वो भी इसी के कारण होता है। तो ये जो 10 धमनियाँ नीचे की ओर जाती हैं, ये जो मैंने 3-4 बातें बताई, ये इसके कारण होता है। इसके बाद आता है दोस्तों कि 4 धमनियाँ बची। 4 धमनियाँ जो है हमारी, वो हमारे जो दायां और बायां शरीर है उधर निकलती हैं। लेकिन ये बाद में दोस्तों, जैसे हमारा कभी देखना होगा कि कभी आपने पीपल का पत्ता पकड़ लेना, तो पीपल के पत्ते को आप जब पकड़ेंगे तो उसके अंदर गहराई से देखना उसको, कि जो मोटी नलिकाएं होती हैं, फिर बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, और ये छोटी मोटी नसें जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब ये तो हो गया यहाँ तक। अब मैं चलता हूँ जो शिराओं का, आपका जो मैंने 700 शिराएँ कही थी पहले, वो भी हमारे शरीर से कैसे कनेक्टेड हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो
सबसे पहले एक चीज़ कहूँगा कि ये जो मुख्य तौर पर होती हैं, बाद में ये विभक्त हो जाती हैं आगे से आगे, जैसे धमनियाँ हैं या शिराएँ हैं या स्नायु हैं, वो ऐसे आगे विभक्त होती जाती हैं। ये जाल होता है दोस्तों एक पूरा। तो दोस्तों अब चलता हूँ, शिराएँ जो हैं वो क्या क्या करती हैं हमारे शरीर में। जब शिराएँ जो हैं वो वायु प्रवाहक होती हैं, वायु का प्रवाह करती हैं। तो वायु क्या करता है हमारे शरीर में? अगर हम हाथ पांव हिला रहे हैं, पैर को मोड़ना, सिकोड़ना और ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान का प्राप्त होना, जैसे हमारे कोई भी चीज़ अंदर से ऑर्डर होता है या जैसे हमारे पैर को काटता है तो एकदम से हमें पता लगता है कि किसी ने चुट्टी काट दी। तो ये हमारे अंदर जो वायु होता है उसका ये कारण होता है। जैसे हम हाथ को मोड़ते हैं या कलाई को मोड़ते हैं, और जब ये वायु दूषित हो जाता है, वायु दूषित होने से जैसे हम घुटने नहीं मोड़ते किसी के, उसमें दिक्कत आ जाती है, वो कुपित हो जाता है। और वायु के कुपित होने से जितना भी हमें शारीरिक दर्दें हैं, चाहे वो घुटने का दर्द है, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, चाहे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर में दर्द है, कुछ भी आपको, वो वायु के कुपित होने के कारण ही होता है। क्योंकि ये हमारी जितनी भी नसें होती हैं वो उसी के कारण ही होता है। अब चलता हूँ पित्त के ऊपर। तो पित्त जो है, अगर मान लिया हमारे शरीर के अंदर जो पित्त है वो एक सुचारू रूप में रहता है, तो हमारे शरीर के अंदर कांति बनी रहती है, हमारे चेहरे का ग्लो होता है, हमें भूख ठीक लगती है, हमारी जो अंदर पेट की स्थिति है वो बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन अगर हमारे इन नसों में पित्त जो है कुपित हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कई प्रकार की बीमारियां जैसे उल्टी, दस्त, शुगर, ये सारी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। अब आगे आता है कफ। कफ हमारे शरीर को क्या करता है कि जैसे हमारे शरीर में शुष्क आ जाता है, खुश्कीपन आ जाती है, जैसे हमारे जो जॉइंट्स हैं या हमारा कोई भी पॉइंट्स है वहाँ वो उसको नम रखता है, ये कफ का कार्य है और शरीर को बल प्रदान करता है। लेकिन वही कफ अगर दूषित हो जाता है तो हमें नज़ला, खांसी, जुकाम और कफ से संबंधित जो भी रोग हैं वो हो जाते हैं। तो अब दोस्तों अगली तरफ चलता हूँ मैं। ये जो हमारा जितना भी स्नायु तंत्र है या नर्वस सिस्टम है, वो हमारे या हमारी धमनियां हैं, वो हर उन छोटी बारीक नसों से जुड़ी होती हैं। और ये बारीक नसें जो हैं इनके ऊपर बहुत सारे छेद होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं जो हमारे एक जाली की तरह काम करती है हमारे शरीर के अंदर। और नसों के ऊपर जाली की तरह एक छिद्र होते हैं, और छिद्र होने के साथ वहाँ क्या होता है, हमारे शरीर में रोम होते हैं, बाल होते हैं। तो ये जो हमारा पसीना निकलता है दोस्तों, वो उन्हीं रोम छिद्रों के कारण होता है, क्योंकि वो हमारी नसों की एक जाली के कारण होता है। हमारी नसों से वो पसीना निकलता है जो हर रोम छिद्र के साथ अटैच्ड है। इसको हम रंध्र भी कह सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमारी अंदर नसों से जुड़े होते हैं। हमारा शरीर का जैसे हम मालिश करते हैं तो क्यों हम तरोताज़ा महसूस हो जाते हैं, क्यों हमें जो जैसे को मालिश करने वाला तेल है वो कैसे कार्य करता है, वो तभी कार्य करता है, वो रेम छिद्रों के जरिए अंदर जा कर के उन नसों को ताकत देता है, और जो भी उसके अंदर वायु, पित्त विकार, कफ विकार है उसको वो फायदा करता है, उसको दुरुस्त करता है, उसको ठीक करता है। और ये जो धमनियाँ होती हैं दोस्तों, हमारी जो जैसे हम नब्ज़ देखते हैं तो जो हमारी नाड़ियाँ हैं
वो नाड़ी देखने से ही पता चलता है कि इस व्यक्ति का कफ बिगड़ा हुआ है, इसमें वृद्धि है, पित्त बिगड़ा हुआ है या वायु बिगड़ा हुआ है। ये बहुत मेजर चीज़ आती है दोस्तों। लेकिन फिर भी आप स्वतः भी अपने जो भी जिस्मानी रोग है उसको किसी न किसी हद तक ठीक कर सकते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से आज ही देखेंगे कि आप वायु विकार को, दर्दों को किस तरह आप काबू में कर सकते हैं, आप अपने वायु विकार को किस तरह ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा जितना भी बॉडी के अंदर दर्द होता है, चाहे वो घुटने का दर्द है, चाहे वो अपना कमर की दर्द है, चाहे वो साइड का है, कुछ भी है, वो वायु का कारण होता है। तो दोस्तों, ये जो रोम छिद्र हैं हमारे शरीर के अंदर, वो 10 लाख होते हैं। 10 लाख छिद्र हैं जिसकी वजह से हमारा जो पसीना है वो बाहर निकलता है। अब दोस्तों, इसके बाद आती है, मैंने एक बात कही थी कंडरा के ऊपर। कंडरा क्या होती है? इसको बोलते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स हमारे जैसे शरीर में अंदर जितने भी लिगामेंट्स हैं, जहाँ वो लिगामेंट्स जुड़ा होता है, एलोपैथी के अनुसार उस जगह को एक अलग लिगामेंट के अनुसार उसका नाम होता है। और ये लिगामेंट्स जो हैं वो 16 होते हैं। अब लिगामेंट्स का क्या कार्य है? लिगामेंट्स का कार्य है दोस्तों, अगर जैसे हम पैर को मोड़ते हैं, खींचते हैं, फैलाते हैं, सिकोड़ते हैं, ये हमारे या हाथों को हम मोड़ते हैं, गर्दन को मोड़ते हैं, जैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी मुड़ती है, वो उन्हीं लिगामेंट्स के कारण है। अब ये जो लिगामेंट्स हैं वो 16 हैं। 4 हमारे हाथों में हैं, 4 पैरों में हैं, 4 हमारी पीठ के अंदर है, 4 हमारी गर्दन में है। दोस्तों, कृपया मैं सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि ये मेरे ख्याल से इतिहास का या आयुर्वेद का या घरेलू नुस्खों के अनुसार यह जो वीडियो है वो पहली बार आप कोई देख रहे हैं, तो ये वीडियो जानना बहुत, आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लंबा वीडियो है क्योंकि आज तक ऐसा वीडियो ना आपने देखा होगा, ना मैंने देखा है, ना मैंने इससे पहले डाला है। तो अब दोस्तों, अब आती है स्पाइन की बात। ये बहुत गहरी बातें हैं दोस्तों। आपने हमारे शरीर के अंदर जो 4 रस्सियाँ पड़ी होती हैं हमारी स्पाइन को, जो हमारी स्पाइन होती है, मणके हैं हमारे, जो 4 एक तरफ से होते हैं और 4 दूसरी तरफ से होते हैं। यानी कि स्पाइन का जो हमारी जो स्पाइन होती है, तो उसके 4 तरफ एक तरफ 4 रस्सियाँ होती हैं और दूसरी तरफ भी 4 रस्सियाँ होती हैं। और ये क्या कार्य करती है? ये करती है हमारी स्पाइन को कस कर रखती है, ताकि हमारी जो स्पाइन है वो, उसके मणके जो हैं वो खिसके नहीं। अब इसका उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने मान लिया 80-90 कॉपी ले ली, जो बच्चे लिखने वाले होते हैं। आजकल आपको पता है कि किताबें कापियाँ बच्चे खरीद रहे हैं। तो अगर आप 100 कॉपियाँ लेते हैं तो आप क्या कार्य करते हैं? उन कॉपियों को आप या दुकानदार रस्सी से बांधता है और इस ढंग से बांधता है कि वो जो रस्सी इस ढंग से बांध देता है, वो कापियाँ जो हैं वो खिसकती नहीं हैं, बिल्कुल नहीं खिसकती अपनी जगह से। ऐसा भी नहीं होता कि वो एक तरफ से ढीली हो या एक तरफ से, बिल्कुल बराबर टाइट करके बांधता है। और वो हमारी कॉपी जो है, हमारी जो जितनी भी कॉपियाँ खरीदी होती हैं, वो बिल्कुल वैसे ही लाइन की तरह सेट रहती हैं। तो यही इनका जो मेरू रज्जू उसको बोलते हैं, डोरियाँ या रस्सियाँ कह लो, ये हमारी स्पाइन को हिलने नहीं देती है। ये इनका कार्य है। लेकिन मान लिया अगर वो कॉपियाँ हम बांधते हैं और एक साइड से वो रस्सी ढीली कसते हैं, तो क्या होता है, जैसे हम उनको उठाते हैं थोड़ी देर के बाद, तो क्या होता है, वो कापियाँ जो हैं वो अपनी जगह से खिसकना शुरू हो जाती हैं। और जिस तरफ वो रस्सी ढीली होती है उस तरफ वो कापियाँ आपकी बेंड हो जाती हैं। उसी प्रकार हमारी जो रीढ़ की हड्डी है,
अगर जिस तरफ से आपकी जो रस्सियाँ हैं ढीली हैं या टाइट हैं, तो समझ लीजिए उस तरफ से वो खिसकना या उस तरफ मुड़ना आपकी रीढ़ की हड्डी का स्वाभाविक है। तो दोस्तों, अब ये भी बात आ गई। अब अंतिम बार एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से ही आपको इसका ट्रीटमेंट भी बताने जा रहा हूँ, तो कृपया अभी बने रहिए। दोस्तों, एक बड़ी विचित्र बात है कि आदमी और औरत में क्या भेद है, इसको भेद कह लीजिए या भिन्नता कह लीजिए। दोस्तों, मनुष्य के अंदर 10 छिद्र होते हैं। नाम गिना देता हूँ। कान के 2, नाक के 2, आँख के 2, लिंग, गुदा और 10वां मस्तक। दोस्तों, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मस्तक के अंदर छिद्र कहाँ है। दोस्तों, जहाँ औरतें बिंदी लगाते हैं, अगर आप किसी पॉइंट को फोकस करते हैं तो वहाँ हमें एक अलग सी वाइब्रेशन महसूस होती है। यानी कि अगर आपकी उंगली सामने रखते हैं और उसको देखना शुरू कर देते हैं तो आपको क्या होता है, वहाँ खुजलाहट होगी। जहाँ इसको ब्रह्मरंध्र भी कहा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको ब्रह्मरंध्र भी कहा गया है, जो 10वां इसका छिद्र होता है मस्तिष्क का। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी में ये 10 छिद्र होते हैं और औरतों में होते हैं 13। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत टिपिकल पॉइंट हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे कान के 2, नाक के 2, आँख के 2, लिंग 1, ये औरतों में योनि छिद्र आ जाता है, गुदा, मस्तक, ये तो पूरे 10 हो गए। और 2 कहाँ होते हैं या 3 कहाँ होते हैं, तो इनका जो 2 छिद्र होते हैं वो 2 स्तनों के ऊपर होते हैं और एक जो होता है वो गर्भाशय के अंदर, यानी कि पूरे 13 छिद्र होते हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर की संरचना ऐसी है दोस्तों, ये जो हमारे शरीर के अंदर बाल होते हैं इनको हड्डियों का मल कहा गया है। दोस्तों, बड़े गहरे पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो भी कोई समझदार व्यक्ति होगा इस चीज़ को ज़रूर शेयर करेगा और समझेगा, और इस वीडियो को भी लाइक करेगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा। तो दोस्तों, अब चलता हूँ मैं ट्रीटमेंट के ऊपर, कहाँ से आपको कैसे आपने अपने जितनी भी ये स्पाइन की संबंधित मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, साइट का हो, अर्थराइटिस हो, जितनी भी मैंने बीमारियां गिनाई, मसल प्रॉब्लम है, मसल पेन है, इनका सब का इलाज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बने रहिए दोस्तों, यानी कि जो भी हमारी वायु की प्रॉब्लम है वो औरतों की, मनुष्यों की बजाय औरतों में ज़्यादा होता है, औरतों में ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले, हालांकि मैंने एक वीडियो के अंदर ये चीज़ बताई भी थी, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को तो ये आपको 1-2 दिनों में ही बहुत फ़ायदा कर देता है, बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितना भी आपका कहीं भी दर्द है आपको, आप क्या करेंगे, ये जो आपका वायु मुद्रा है वो करनी है। मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया था, लेकिन कुछ लोगों की कंप्लेंट थी कि हमें उसका विशेष पता नहीं चला है। लेकिन आज को अब मैं आपको सीधे तौर पर कह देता हूँ या बता देता हूँ। ये जो उंगली है हमारी, ये उंगली ये जो साइड वाली उंगली है, तो ये उंगली जो है ये किस चीज़ का प्रतीक है, वायु का। और ये है अंगूठा अग्नि तत्व। और जब हम अग्नि और वायु को जोड़ देंगे, जब अग्नि और वायु को जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका वायु मुद्रा। इसमें विशेष चीज़ का ध्यान ये रखना है, जैसे आपने वायु मुद्रा इस तरह करनी है आपने, ये ज्ञान मुद्रा हो गई। अगर हम वायु और अग्नि को जोड़ते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा हो जाती है। लेकिन हमने वायु मुद्रा लगानी है, तो वायु मुद्रा क्या करते हैं, हम वायु को नीचे दबा देते हैं। ये उंगली जो हमारी, इसको ठीक अंगूठे की जड़ में लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे और अंगूठे से उसको ऊपर से ऐसे दबा देंगे। यानी कि हमने
जो वायु है उसको अग्नि से ठीक कर दिया, यानी कि उसको दबा दिया, क्योंकि वायु को ठीक करने का एकमात्र साधन है वो है अग्नि। तो हमने अग्नि तत्व को ऊपर से उसको दबा दिया यूं। और इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आपकी उंगलियां ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, आपकी उंगलियां एकदम सीधी और आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। और इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो आपकी कलाई है ठीक सेंटर में बाएं की नाड़ होती है जो एकदम से टाइट हो जाती है। तो अगर किसी ने अपने शरीर को बात विकारों से बचा के रखना है तो इस चीज़ का प्रयोग, इस मुद्रा का, वायु मुद्रा का आप प्रयोग कम से कम आधा घंटा से पौना घंटा रोज करें। और ये बहुत ही तीव्र चीज़ होती है दोस्तों। जो कोई अगर इसको आधा पौना घंटा सुबह शाम डेली कर देता है, आप देखेंगे कि हफ्ते 10 दिन में आपकी दर्दों में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा। ये दोस्तों मेरा प्रैक्टिकल है, मैं तभी आपको इस चीज़ के ऊपर ये जोर दे रहा हूँ कि आप इस चीज़ को करो। आपको घुटने में दर्द है, कहीं भी दर्द है, तो आप इस चीज़ को, जिन लोगों को वायु विकार है वो चीज़ इसको कभी ना छोड़ें, चाहे एक टाइम ही करें। अगर आप ठीक हो जाते हैं तो चाहे फिर आप 2-4 मिनट करें डेली। लेकिन अगर आपको दर्दों की प्रॉब्लम है, घुटने की गठिया है, साइटिका है, स्पाइन प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो इस चीज़ को आप आधा से पौना घंटा डेली करें। इस चीज़ से आपके जो बात विकार है वो ठीक होगा, वो वायु जो आपके अंदर कुपित हुई है वो ठीक होती है इससे। और आपकी जो दर्दें हैं वो दिन प्रतिदिन मिटना शुरू हो जाती हैं। अब एक चीज़ आ जाती है, कुछ लोगों को जो पैर होते हैं, हमारे जो पैर हैं उनमें ही दर्द होती है, बाकी उनको बॉडी में कहीं पे दर्द नहीं होता, सिर्फ पैरों में होता है। तो दोस्तों पैरों को ताकत देने के लिए आप पृथ्वी मुद्रा, ये जैसे अग्नि अंगूठा है, अनामिका उंगली है, इसको जोड़ेंगे तो ये पृथ्वी मुद्रा बन जाती है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में एक तो वायु भी ठीक आएगी। इससे वायु मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा का आप दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। जिनको पैरों में दर्द है, ये हमारे पैरों में अथाह ताकत देती है, अथाह ताकत ये पृथ्वी मुद्रा आती है। अब इसके बाद आता है दोस्तों, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको जैसे कंडरा हैं, जैसे हमारे पैर हैं, हम सिकोड़ते हैं, फैलाते हैं, वो किसके कारण होता है? जो लिगामेंट्स हैं, बाय द वे वो हमारे जो लिगामेंट्स हैं वो ढीले पड़ जाते हैं या उनमें ताकत नहीं रहती है, तो उससे होती है फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम। उससे फुट ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। जैसे हम यहाँ पैर रखना चाहते हैं तो वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तो वो क्या कारण होता है कि उस लिगामेंट्स के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है। अगर टाइट हो जाता है, मान लिया ये लिगामेंट्स टाइट हो जाते हैं, तो क्या होता है, सर्दियों में ये और टाइट हो जाते हैं। और आपको जैसे ही, जैसे बुजुर्ग लोग सुने होंगे आपने कि जब पैर फैलाते हैं, सिकोड़ते हैं तो बहुत तीव्र दर्द होता है। तो वो यही कारण होता है, इन्हीं लिगामेंट्स की वजह से। अब घुटने का दर्द जो है, इसका भी मैं आपको बेसिक कारण बता देता हूँ। जैसे उम्र बढ़ती है आदमी की, कुछ लोग बोलते हैं हमारे घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है। चाहे वो, मैंने ऐसा भी देखा है कि 25-30 साल लड़कों को, लड़कियों को घुटने में कट कट की आवाज़ आती है। इसका कारण क्या है? या घुटने में जो कार्टिलेज लेयर कटती है उसका कारण क्या है? दोस्तों मैं ये चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं ये वीडियो इतना लंबा कर रहा हूँ, इसकी वजह ये है क्योंकि अगर मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ एक वीडियो के अंदर डालूँगा तो क्या होता है कि कभी किसी को कोई वीडियो मिलता है, कभी किसी को कोई वीडियो मिलता है, तो फिर वो बात अधूरी रहती है। इस करके मैं ये लंबा वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में पूरा पता चले। तो जो हमारे लिगामेंट्स हैं, जैसे घुटने की लिगामेंट्स हैं, वो डे बाय डे, ये जैसे हम कुछ हमारा खाना पीना है उस हिसाब से, तो वो लिगामेंट्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं। शुरू में क्या होता है कि जब घुटने की स्टार्टिंग स्टेज होती है, तो जैसे कोई बड़ी देर बैठा रहता है, तो जब खड़े होते हैं तो बहुत दर्द होता है। वो क्या कारण होता है, हमारे जो घुटने हैं, घुटने के जो लिगामेंट्स हैं वो टाइट हो गए और हमें उठने बैठने से घुटने में दर्द होगा। ऐसे नहीं होगा, लेकिन उठने बैठने में ही दर्द होगा। बैठे रहेंगे तब भी नहीं होगा, जिस वक्त उठेंगे बैठेंगे तब उनमें
दर्द होगी या कड़कड़ की आवाज़ आएगी या कटकट की आवाज़ आएगी। जिनको कटकट की आवाज़ आती है उसका भी वही कारण है। अब लिगामेंट्स क्या कार्य करते हैं, जैसे हमारा लिगामेंट्स टाइट हो गए तो जो हमारी घुटने के अंदर जो दो हड्डियां हैं उसके अंदर कार्टिलेज लेयर होती है। अब ये टाइट हो जाती है और घुटने की जो गैपिंग है वो टाइट हो जाते हैं लिगामेंट्स। ये स्प्रिंग का कार्य करते हैं दोस्तों। अब लिगामेंट्स जो टाइट हो गए तो घुटने की जो दूरी है, जो हड्डियों का गैप है, वो भी कम हो जाएगा। और कम होते होते वो क्या होगा कि जो लिगामेंट्स के ऊपर जो रबिंग करना शुरू कर देगा, यानी कि उसके अंदर घर्षण करना शुरू कर देगा। और जो वो घिस घिस के हमारा लिगामेंट्स, सॉरी, जो अंदर से कार्टिलेज लेयर है वो कटना शुरू हो जाती है। और कटने के बाद क्या होता है कि फिर हमारे पास कोई इलाज नहीं रहता। फिर वो अंदर से हड्डियां टकराती हैं और हड्डियां टकराने के बाद हमें घुटनों में सोजिश, दर्द, घुटनों में सोजिश, दर्द, और फिर वहाँ पे कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। कई बार अगर अधिक प्रॉब्लम हो जाए तो घुटनों के अंदर इन्फेक्शन भी हो जाता है और कई बार अंदर फ्लूइड भी आ जाता है जिसको बोलते हैं बर्साइटिस। तो कई बार उसको फिर सिरिंज वगैरह से भी निकालना पड़ता है, ऐसी भी दिक्कत आ जाती है। तो ये था घुटने का दर्द का कारण, या जितना भी हमारे साइड का है या हमारी स्पाइन प्रॉब्लम है। अब स्पाइन के लिए आप क्या करें, मेरा स्पाइन का ही था मेन, लेकिन मैंने पूरा बताया आपको इस वीडियो के माध्यम से। स्पाइन के लिए आप क्या करें, स्पाइन के लिए देखिए, सबसे पहले हमारी जो जितना भी मैंने स्पाइन के लिगामेंट्स के बारे में बात की वो 4 होते हैं और हमारी स्पाइन के दोनों साइडों में 4-4 रस्सियाँ पड़ी होती हैं। जब हम इनको एकदम से टाइट रखेंगे तो हमारी जो स्पाइन की मणके हैं वो खिसकेंगे नहीं, इधर उधर नहीं भागेंगे। दूसरा, अगर हमारी स्पाइन की लिगामेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, हमें स्पाइन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे जो लिगामेंट्स है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मेन चीज़ लिगामेंट्स के अंदर फ्लेक्सिबल। अगर हमारे लिगामेंट्स ठीक है तो हमारी जो हड्डियों के मणके हैं, बोन है, वो भी ठीक रहेगी। तो इसके दोस्तों 2 तरीके हैं अगर आप घरेलू करना चाहते हैं। बाकी तो इसके अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट भी चल पड़ते हैं बाद में, लेकिन कम से कम आप इतना कर सकते हैं, इससे भी आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप क्या करें, जिनको रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द है, उठने बैठने में, मुड़ने में, या बहुत सारा दर्द है, तो आप 2 काम करिएगा। आगे मैं स्पाइन के ऊपर और भी वीडियो आपको नुस्खे बताता रहूँगा, लेकिन इसके अंदर मैं आपको विशेष चीज़ बताता हूँ। जिनकी पीठ जो बिल्कुल मुड़ती नहीं है, बहुत दर्द होता है, तो वो क्या करें, आप कच्ची हल्दी लीजिए, कच्ची हल्दी की गांठें लीजिए और उसको अच्छी तरह पीस लीजिए। पीसने के बाद आप क्या करें, उसके अंदर थोड़ा सा पीस के जायफल डाल लीजिए। जायफल डालने के बाद आप उसको, जो आप मैंने बताया कि उसको पेस्ट बना लीजिए कच्ची हल्दी की गांठों को, उसके अंदर आप थोड़ा सा जायफल डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए। सेंधा नमक डालना है, नमक डालेंगे और अच्छा है। अब इसको आप लोहे की या किसी भी कढ़ाई में, किसी भी पात्र में, उसके अंदर तेल डालिए, इसको अच्छी तरह पकाइए। लेकिन इसको इतना नहीं पकाना है कि ब्राउन हो जाए, यानी कि अच्छी तरह ये मैश्ड हो जाए, मतलब गर्म हो जाए बढ़िया तरीके से, जले नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और जब आप इस चीज़ को फिर धीमी आंच के ऊपर इसको पकाएं और गर्म होते ही, जैसे गर्म हो गया कढ़ाई से निकाल लें, अब उसके अंदर एक चीज़ ऐड कर दीजिए साथ में, आप बारीक पिसा हुआ कर्पूर डाल दें। और कर्पूर डालकर आप जितनी भी आपकी स्पाइन है, ये नहीं कि आपने, जो मैंने कहा कि सिर्फ स्पाइन के ऊपर मालिश करनी है, लगभग आपको जो आपका 5 सेंटीमीटर का एरिया होगा, जैसे हमारे कमर से लेकर जहाँ जहाँ आपको दिक्कत है वहाँ तक कर लीजिए। इस पेस्ट को तैयार करके आपने कमर से लेकर, यानी कि जहाँ तक आपको दिक्कत है, इसकी एक, जितनी हमारी मोटी तह होती है उतनी, या चपाती की मोटी तह होती है, जितना मोटी चपाती होती है इतनी मोटी, लगभग 5 मीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर डाई में स्पाइन के दोनों साइड या स्पाइन के ऊपर भी इसको पट्टी की तरह ऊपर तक लगा दें। और लगाने के बाद उसको आप कम से कम
ऊपर से चाहे आप किसी पॉलीथीन से ढक लीजिए और इसको कम से कम लेटे रहिए 1-1.5 घंटा उल्टा ही, ज़्यादा नहीं तो आधा पौना घंटा जितना हो सके। तो इस चीज़ को करेंगे तो दोस्तों आपकी स्पाइन में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और दर्द में भी आपको तीव्र राहत मिलेगा, बहुत तेज़ राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज के इस वीडियो के अंदर विशेष बातें। तो दोस्तों आपके लिए ये कसम की बात कर रहा हूँ कि आप सभी लोग कसम खाएं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। आप इस वीडियो को, इतनी लंबी वीडियो बनाई मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से, आप इस वीडियो को कृपया अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।